Assalamualaikum students, my name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स चैप्टर 8 हमने कल स्टार्ट किया था और मैंने बड़ा स्लोली बहुत ज़्यादा टाइम लेके आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंसेस बताए अलोंग विद डेफिनेशन, और इनमें जो कंपैरिजन था वो भी हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन अच्छी तरह पता चल गया और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस क्या हैं, अगर ये भी समझ आ गई तो इट मीन्स कि हमारे लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है ज़रा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं। हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स डीकम्पोज होते हैं और कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स में, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे, बिकॉज दीज रिएक्शंस जो है, ये रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन में भी प्रोसीड कर रहे हैं। फिर मैंने कल ये भी बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं जब वो डीकम्पोज होते हैं रिएक्टेंट्स में तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करूं तो इसके लिए मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे रेट जो है वो स्पीड से मुराद होगा, ठीक है। तो अब ज़रा केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और फिर फर्दर उसे देख भी लेंगे। कहते हैं जी कि ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान a state reaches एक स्टेट आ जाती है, वहां पर क्या होता है, यहां से प्रॉपर डेफिनेशन स्टार्ट होगी। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू rate of reverse reaction। and no further change in concentration of reactants and products। ये जो स्टेट है ये क्या कहलाएगी, कॉल केमिकल इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को आप नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा डेफिनेशन को गौर से देखिएगा। उन्होंने कहा जी कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था रेट से क्या मतलब है, स्पीड। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी रिवर्स रिएक्शन के,
और इस स्टेज पे जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये जो स्टेट है इसे आप नाम दे देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का। यानी कि रेट ऑफ रिवर्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड, दोनों रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो इक्वल होगी, और जो आपके पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हैं इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, जो है वो कांस्टेंट होगी। तो इस आप स्टेज पे या इस स्टेट को आप नाम देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं या इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फर्दर आगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स हैं, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज A प्लस B रिएक्ट करते हैं और ये क्या बना देते हैं जी, C और D। A प्लस B ने रिएक्ट किया और इन्होंने क्या बना दिया, C और D बना दिया। जब A और B रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन का जो रेट, इसे आप नाम देंगे रेट ऑफ इसे आप नाम देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। और जब C और D वापस डीकम्पोज होंगे, इन्हें आप नाम देंगे रिवर्स रिएक्शन का। अब स्टूडेंट्स, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं टू द पॉइंट चलूंगा, आपने ज़रा वो देख लेना है। मैं जो जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगा आपने देखते जाना है। कहते हैं जी कि स्टार्ट में या इनिशियली या व्हेन टाइम इक्वल टू 0, जब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ था या स्टार्ट हुए अभी टाइम नहीं गुजरा, तो तब क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन है ऑफ ए एंड बी यानी कि रिएक्टेंट्स, ये आपके पास क्या थी, ये मैक्सिमम थी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी यानी कि प्रोडक्ट्स, ये आपके पास क्या थी, 0 थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम गुजरा, कुछ टाइम गुजरने के बाद जो कंसंट्रेशन थी ए और बी की, ये थोड़ी सी चेंज हुई, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ए और बी ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम टी, आपने लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी यानी कि रिएक्टेंट्स, ये क्या हुई, डिक्रीज हुई, कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी कि ए और बी ने रिएक्ट कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट्स में, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी यानी कि प्रोडक्ट्स, ये क्या हो गई, 0 से थोड़ी सी बढ़ गई, मैं लिख देता हूं कि इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टाइम गुजरने के बाद ए और बी रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गए सी और डी में। डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ और टाइम के बाद देखा, आफ्टर सम टाइम, आपने फर्दर और टाइम के बाद देखा, लेट टी टाइम पे आपने देखा, तो क्या हुआ, आपने देखा कि नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड डी, यानी कि अब जो कंसंट्रेशंस हैं वो क्या हो गई हैं, कांस्टेंट हो गई हैं, अब इनमें फर्दर चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना ए और बी रिएक्ट करके जा रहे हैं प्रोडक्ट्स में, उतना ही प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके वापस किस में आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स में। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो स्टेट इस्टेब्लिश हो चुकी है। इस टाइम को आप नाम दे देंगे इक्विलिब्रियम टाइम का, ठीक है। एंड ये जो स्टेट होगी कॉल, आप इस स्टेट को नाम दे देंगे इक्विलिब्रियम
स्टेट का। इस स्टेट को आपने नाम दे दिया इक्विलिब्रियम स्टेट का। डियर स्टूडेंट्स, इसे समझना बड़ा ही आसान है, हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसे समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी था, बिल्कुल वही इक्वेशन जो मैंने लिखी, और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं जी, सी और डी में। मैं ए और बी को ज़रा वाइड कर देता हूँ ताकि मैं अपनी बात अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। हुआ क्या, लेट्स सपोज के स्टार्ट में ए की कंसंट्रेशन 10 थी, बी की कंसंट्रेशन भी 10 थी, और जो प्रोडक्ट्स थे इनकी कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी। तो मैंने यही लिखा कि इनिशियली ए और बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम और सी और डी क्या थे, 0 थे। आपने कुछ देर के बाद देखा तो ए की कंसंट्रेशन जो थी वो डिक्रीज हो गई, कितनी होगी, 7, बी की भी 7 होगी, और सी की लेट्स सपोज 3 होगी, और डी की भी कंसंट्रेशन 3 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम टी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की डिक्रीज हुई और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स ने मिल के क्या बना दिए थे, प्रोडक्ट्स बना दिए थे। ठीक है, आपने फिर कुछ और देर बाद देखा तो जो ए की कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो गई, कितनी होगी, 6, और बी की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 6, और सी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, कितनी होगी जी, इंक्रीज हो गई 4, और ये भी कितनी होगी जी, 4। दोबारा से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। अब आपने क्या देखा, एक स्टेज ऐसी आ गई जब लेट्स सपोज रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी जी, 5, इधर भी 5, और प्रोडक्ट्स भी कितने हो गए जी, 5 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इनिशियली रिएक्टेंट्स मैक्सिमम थे, प्रोडक्ट्स 0 थे। जैसे जैसे टाइम गुजरा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती गई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई, और एक स्टेज ऐसी आ गई जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों की मिकदार बराबर हो। यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल में 5 रिएक्टेंट्स 5 ही प्रोडक्ट्स लिख दिए, ज़रूरी नहीं है कि मिकदार दोनों की बराबर हो, जस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 10 है, यहाँ पे 2 है, अब 10 और 2 चेंज नहीं होंगे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। तो जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज का नाम देते हैं। मतलब जितने रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में जा रहे थे उतने ही प्रोडक्ट्स आपके रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन से हमें एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है, और वो और चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। इनिशियली अगर आप देखें तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन था ये फास्ट था, यानी कि शुरू में जो कंसंट्रेशन डिक्रीज आ रहा है अगर आप देखें दैट इज फास्ट। 10 में से 3 जो है वो रिएक्ट कर गए, कंसंट्रेशन आपके पास जो बच रही है दैट इज 7, यानी कि बड़ा फास्ट रिएक्शन हुआ। उतने ही टाइम के बाद दोबारा जब आपने देखा तो कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज है वो 1 यूनिट का, यानी कि ये जो रिएक्शन चल रहा था इसकी स्पीड कम हो गई, रिएक्शन की स्पीड जो थी वो कम हो गई। इसी तरह उसके बाद अगर आपने देखा तो कंसंट्रेशन में यूनिट जो है वो और कमी आई, रिएक्शन की स्पीड जो और भी जो थी वो कम होगी। यानी कि ये कि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो भी, रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दोनों रिएक्शंस की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी या रेट सेम हो जाएंगे, हम कहेंगे जी ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। अब ज़रा देखिएगा, मैंने लिखा इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन was fast and reverse reaction was 0। रिवर्स रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट्स नहीं बने थे, मैं कहूँगा जी 0 उसका रेट था। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, उसका रेट डिक्रीज होता जा रहा है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जा रहा है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एज टाइम पासिस rate of forward reaction
increases and rate of reverse reaction decreases। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और हम कहते हैं जी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी। ये स्टूडेंट ज़रा आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होता जाएगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज़ और इंक्रीज़ आते हुए एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों रिएक्शंस के रेट इक्वल हो जाते हैं, हम कहते हैं जी कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज है। नहीं जी, नेक्स्ट आगे हम अपना काम फर्दर जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लीव किया था अपना काम। हमने कहा था कि जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हमने देखा कि अब फर्दर जो है वो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, और इस स्टेट को आप नाम देंगे इक्विलिब्रियम स्टेट का। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट को इसी रिएक्शन के लिए हम ग्राफिकली जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्राफिकली। अगर आप इसी रिएक्शन को ग्राफिकली देखेंगे तो हम ग्राफ कुछ इस तरह बना सकते हैं कि लेट्स सपोज कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ले ली, अपवर्ड इंक्रीज हो रही है, और एक्स एक्सिस पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया जो कि एक्स एक्सिस में इंक्रीज हुआ, ठीक है। स्टार्ट में जो रिएक्टेंट्स थे उनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या थी, ज़ीरो थी। जैसे जैसे टाइम गुजरा रिएक्शन होता गया, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते एक स्पेसिफिक लेवल पे आगे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जो प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती गई, रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना दिए, मतलब प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते जाते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और एक स्पेसिफिक टाइम पे आके प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो जब वो स्टेज जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, उस स्टेज को आप इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए है। अगर मैं ए और बी की कंसंट्रेशन इक्वल मान लूँ तो आप लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी, और इसी तरह सी और डी की कंसंट्रेशन इक्वल मान लें तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल होगी कंसंट्रेशन ऑफ डी के। डियर स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन हमने डिस्कस किया, अब हम जो है वो फर्दर इसे अपने डेली लाइफ में एग्जांपल के लिहाज से देखते हैं। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन वेपर्स का अगर रिएक्शन करवाया जाए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जी। एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन वेपर्स, अगर आप इनका रिएक्शन करवाएंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट इज 2HI। रिएक्शन होगा एट 425 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी बिल्कुल वही केस कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स डीकम्पोज हो रहे हैं किसमें, रिएक्टेंट्स में। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा होगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा दोनों रिएक्शंस के फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होता जाएगा, रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो उस स्टेज को हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज का। मैं इसे यहाँ पे कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि अ स्टेट या इनिशियली, वापस वही चीज़ें जो हमने पहले लिखा, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर, या चलें ग्रेटर ही लिख लें,
देन रिवर्स रिएक्शन, कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा था, रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या था, कम था। फिर आपने कहना है कि अ स्टेट रीचेस, कि एक स्टेट आ गई व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of reverse reaction, कि एक स्टेज आ गई जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये जो स्टेट आई इसे आपने नाम दे दिया इक्विलिब्रियम स्टेट का। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ उसे भी आप ग्राफिकली जो है वो शो कर सकते हैं। मैं इस बोर्ड पे रिमूव करके नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन था उसे ग्राफिकली हम देखेंगे साथ साथ। तो हम हाइड्रोजन गैस और आयोडीन वेपर्स के रिएक्शन को ग्राफिकली जो है वो देखेंगे कि किस तरह इनका ग्राफ जो है वो बनेगा। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने ए और बी के लिए ग्राफ बनाया था। अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान लें, वाई एक्सिस, और इसे एक्स एक्सिस मान लें, दोबारा से स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम। ठीक है, अब होगा क्या कि शुरू में रिएक्टेंट्स की कर्व गिरेगी और गिरते गिरते एक स्पेसिफिक टाइम पे आके बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट्स थे जिनकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज़ीरो थी, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते एक स्पेसिफिक टाइम पे आके पैरेलल हो जाएगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे। तो ये जहाँ पे कंसंट्रेशन इन जो है वो पैरेलल हो गई, ये इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाएगी। स्टूडेंट्स ये जो कर्व थी ये थी H2 और I2 के लिए, यानी कि ये रिएक्टेंट्स की कर्व थी, और ये जो कर्व मैंने यहाँ पे दिखाई वो HI यानी कि प्रोडक्ट्स की कर्व थी। स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई और डिक्रीज होते होते टाइम जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई और इंक्रीज होते होते रिएक्टेंट्स के पैरेलल होगी। जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन पैरेलल हो जाएगी हम कहेंगे जी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। बड़ी कॉमन एग्जांपल थी ये। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जी इक्विलिब्रियम की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। इसे हम प्रॉपर्टीज की बजाय अगर पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे जी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होगा हमने ये इसकी पॉसिबिलिटीज में मेंशन कर देना है। यहाँ पे वो कहते हैं जी कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे या तो सारे दो काम हो सकते हैं, या तो सारे के सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में, अब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो रहा, रिएक्शन सीज हो चुका है। और अगर रिएक्शन सीज हो जाएगा तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम नाम देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऑल रिएक्टेंट्स ये कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आप बता देंगे क्या कि रिएक्शन यहां पे क्या हो चुका, सीज हो चुका। और अगर रिएक्शन सीज हो जाएगा तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स गोइंग इनटू प्रोडक्ट्स, या कन्वर्टिंग लिख लें, कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स, ये इक्वल हो जाएगा जी किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कन्वर्टिंग
इंटू रिएक्टेंट्स। और नंबर ऑफ के साथ अगर आप यहाँ पे मोल लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे भी मोल लिख देता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसका मतलब कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो अब चेंज नहीं हो रही, लेकिन रिएक्शन चल रहा है, इंटरनली रिएक्शन अपना जो है वो चलता जा रहा है। तो ये जो स्टेज है ये आपके पास कहलाता है क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो स्टडीज़ होंगी वो इसी केस से रिलेटेड होंगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होंगी। स्टूडेंट्स, ये हमने आज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, आपने यूनिक नोट्स को ज़रूर स्टडी करना है। यूनिक नोट्स में कौन कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए, कौन से एमसीक्यूज आए, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूनिक नोट्स में गिवन है। आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं और अच्छी तरह बेटा प्रिपेयर करते रहिएगा साथ साथ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।